शुरुआत करते हैं आज के एडिटोरियल की। हम दो टॉपिक पर बात करने वाले हैं। पहला हमारा टॉपिक रहेगा, रसिया ने यूक्रेन पर आक्रमण किया है। यूरोप ने, अमेरिका ने मिलकर के रसिया पर सैंक्शन लगाना चालू कर दिया। बहुत सारी बातें निकल कर इसमें सामने आई कि हम उससे तेल खरीदना बंद कर देंगे। इसके अलावा स्विफ्ट की सुविधा देने से मना कर दिया है। डॉलर में वो ट्रेड नहीं कर पाएगा। इस प्रकार के कई प्रकार के सैंक्शन रसिया के ऊपर लगाए गए। इसके जवाब में अब रसिया ने क्या काम किया है, रसिया चाहता है कि हमारी खुद की मुद्रा में अब हम व्यापार करेंगे। इंडिया के साथ में, अदर कंट्री के साथ में डॉलर पर डिपेंडेंसी रसिया ख़त्म करना चाहता। तो आप ये देखोगे सैंक्शन का ये परिणाम मिला कि चाइना, ईरान जैसे जो देश हैं, इनके साथ में रसिया ने अपने संबंध को मजबूत करना चालू कर दिया है। हाल ही में रसिया पहली बार ईरान की यात्रा पर गए थे और अपने संबंधों को मजबूत करने की कोशिश की। सेकंड नंबर का जो आर्टिकल है हम देखेंगे वो रिलेटेड है, रुपया की जो वैल्यू घटते जा रही है, गिरती जा रही है, डॉलर मजबूत होते जा रहा है। डॉलर की तुलना में रुपये में जो गिरावट आई है उसका रीज़न यहाँ पर बताया गया है। अदर करेंसी में किस प्रकार की गिरावट आई है इसको भी हम इस आर्टिकल में देखेंगे। सबसे पहला आर्टिकल हम देखेंगे रुपया के डिप्रिसिएशन से रिलेटेड। ठीक है, रुपया का डिप्रिसिएट होने का मतलब क्या होता है। मान के चलिए $1, ठीक है, $1 बराबर हो गया 70 रुपये। $1 बराबर यदि बढ़कर के ये 80 रुपया हो जाए, ठीक है, इसका मतलब ये है रुपए का डिप्रिसिएशन हो रहा है। इसका मतलब ये है रुपए के मूल्य में गिरावट आ रही है। $1 में पहले हमें 70 रुपये देने पड़ते थे खरीदने के लिए। आज $1 यदि हमें खरीदना है तो हमें 80 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं, 80 रुपये देने पड़ रहे हैं। इसको हम कहते हैं डिप्रिसिएशन। वहीं यदि उल्टा हो जाता है कि हमें $1 के बदले में आज 80 रुपया हमें खर्च करना पड़ रहा है, वहीं यदि हम $1 हमें ख़रीदने के लिए 70 रुपये देने पड़े तो इसको हम कहेंगे ये हो जाएगा डिप्रिसिएशन का उल्टा, एप्रिसिएशन जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये तो था डिप्रिसिएशन, मतलब कि हमें डॉलर ख़रीदने के लिए ज़्यादा रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। इसके साथ साथ ही जैसे कि यदि मैं कोई व्यापारी हूँ, मैं व्यापार कर रहा हूँ, बाहर से मुझे कोई चीज़ मंगवाना है, ठीक है, मान के चलो मुझे ऑयल मंगवाना है। मुझे यदि ऑयल मंगवाना है बाहर से अपने देश में तो मुझे ज़्यादा रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि रुपए की वैल्यू गिर गई है। पहले मुझे कम रुपए देने पड़ते थे, आज मुझे ज़्यादा रुपए खर्च करना पड़ जा रहा है। ये होता है डिप्रिसिएशन का प्रभाव। तो इसमें बताया जा रहा है, ठीक है, करेंसी किस प्रकार से हमें चेतावनी दे रही है और हमें क्या क्या कदम उठाने की ज़रूरत है। हम हाल ही में देखे हैं कि इंडियन रुपी एक्सपीरियंस कर रहा है सबसे बड़ी गिरावट पिछले 4 साल में। ठीक है, 2022 की शुरुआत से ही करेंसी ने चालू कर दिया था डिप्रिसिएशन। कितना, 7% से भी ज़्यादा की गिरावट आई है US डॉलर के मुकाबले में, और ये कंटिन्यू वीक होते ही जा रही है। पिछले जो हिस्टोरिक यदि आप पीरियड को देखोगे, ठीक है, 80 से लेकर के 82 $a मार्क अर्लियर दिस वीक। सेकेंड नंबर की बात यह है कि आप ये देखो कि खाली क्या हमारा देश की मुद्रा ही अकेली में गिरावट आई है, ऐसी बात नहीं है। तो इंडियन करेंसी में अकेली गिरावट आई है ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ तक आप देखोगे ऐतिहासिक रूप से जो मजबूत मुद्राएं हैं, यूरो, ब्रिटिश पाउंड है, ठीक है, इनमें भी गिरावट हमको देखने को मिली है। लेकिन एक फैक्ट और यहाँ पर बताया जाता है, वो क्या है, जो अदर करेंसी है ना, ये कुछ ज़्यादा ही इनमें गिरावट देखने को मिली है डॉलर की तुलना में। यदि आप रुपए से थोड़ा इसका कंपेयर करो तो रुपए में उतनी गिरावट नहीं आई है जितनी यूरो और डॉलर में आई है। तो ये भारत के लिए कुछ राहत वाली बात तो ज़रूरी है। अब भारत में जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर हैं, जो निर्माता कंपनियां हैं, इसके अलावा जो सर्विस प्रोवाइड करने वाले लोग हैं, आज के टाइम में वो कई सारी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। ठीक है,
पहली बात तो ये है, न केवल उनको हायर डॉलर प्राइसेस देना पड़ रहा है रॉ मटेरियल के लिए, इक्विपमेंट के लिए या फिर अदर सप्लाई के लिए, इसके साथ साथ में उनको ज़रूरत है कि वो प्रोक्योर करें विदेश से इन द वेक ऑफ द सप्लाई डिसरप्शन। ठीक है, और दिक्कत ये है कि अभी सप्लाई डिसरप्ट हो गई है कोरोना के चलते चलते और यूक्रेन के युद्ध के चलते चलते। एक तो वैसी ही चीज़ें मंगवाना बड़ा मुश्किल हो गया है, और दूसरी तरफ ये दिक्कत आ गई है कि उनको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ जा रहे हैं, जबकि महंगाई आप देख रहे हैं कि अपने चरम पर पहुंच गई है। इसके साथ साथ में वो फेस कर रहे हैं इंपोर्ट बिल बढ़ा हुआ है उनका, बढ़े हुए इंपोर्ट बिल को भी वो फेस कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास में ज़्यादा रुपये चाहिए, आपकी जेब से ज़्यादा पैसा आपको देना पड़ेगा सेम डॉलर प्राइस के लिए फ्रॉम इवन जस्ट ए फ्यू मंथ एगो। और ज़्यादा टाइम की बात ही नहीं हुई है, लगभग कुछ ही महीने बीते हैं, उसकी तुलना आज से आप करोगे तो आपको अपनी जेब से ज़्यादा रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं बाहर से माल मंगवाने के लिए। फाइनेंस मिनिस्टर और जो आरबीआई के गवर्नर हैं उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है इस प्रेशर को कि करेंसी के ऊपर प्रेशर आके पड़ क्यों रहा। ठीक है, और समझाने की ये भी कोशिश करी है कि ये जो रुपए हैं वो किस रूप में हमें देख रहे हैं, तो ये जो आशंकाएं हैं वो फ्री फॉल हो रहा है रुपये का। ठीक है, ऐसा उनका कहना है। देखिए, मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट आया था लोकसभा में, वहाँ पर से कुछ फैक्टर निकल कर के सामने आए हैं। इसमें इंक्लूड किया गया था रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, रसिया ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया, एक रीजन ये है। इसके अलावा सेकंड रीजन बताया जा रहा है क्रूड ऑयल एक मेजर ड्राइवर है रुपया के डेप्रिसिएशन का, क्योंकि डॉलर तो फिक्स है लेकिन डॉलर की डिमांड बढ़ गई है। ठीक है, इसी के चलते चलते जब ऑयल की कीमत बढ़ गई है तो लोगों को ज़्यादा रुपया देना पड़ रहा है, ज़्यादा डॉलर की ज़रूरत पड़ जा रही है। गवर्नर शक्तिकांत दास ने फ्राइडे के दिन कुछ चिंता जाहिर करी थी, ठीक है, रुपया के बारे में, और कुछ फैक्ट को पॉइंट आउट किया था कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं हमारे देश में, जो शेयर मार्केट में जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसे, वो अपने जो एसेट है उसको सेलिंग करना चालू कर दिए हैं और यहाँ से अपना पैसा निकाल कर भागने लगे हैं। ग्लोबल मॉनेटरी पॉलिसी जो टाइटनिंग हो रही है इसके चलते चलते, इसी के लिए 2022 का डेटा बताया जा रहा। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ने यहाँ से डंप कर लिया है 29.6 बिलियन डॉलर, किसमें, इंडियन इक्विटी में, और एंड डेप्ट आफ्टर 3 स्ट्रेट ईयर ऑफ द नेट इन्वेस्टमेंट। एक प्रोस्पेक्ट और है, ज़्यादा से ज़्यादा और जो तेज इंटरेस्ट रेट है ना इंक्रीज़ किया गया है फेडरल रिजर्व के द्वारा, ताकि जो 4 डिकेड हाई यूएस इन्फ्लेशन है, ठीक है, तो यहाँ से जो स्टांच होता है, ठीक है, स्टांच का मतलब देख लेते हैं हम। स्टांच का मतलब होता है निष्ठावान है। जो आउटफ्लो है, देखिए इसमें फेडरल बैंक ने क्या काम कर दिया है, इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया है। अब लोग कहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, जहाँ पर इंटरेस्ट रेट उनको हाई मिल रहा है, ठीक है, 7%, 8%, 9%, 10%। इंडिया से पैसा निकाल लो और यहाँ पर पैसा फंसा दो, क्योंकि यहाँ पर हमको ब्याज दर ज़्यादा मिल रही है, सबसे अच्छा सौदा रहेगा इनके लिए। डॉलर इंडेक्स के बारे में बताया जाता है, जो ग्रीन बैक रहता है, ग्रीन बैक्स वैल्यू को मेज़र करने का काम करता है, जिसमें 6 मेजर करेंसी आती हैं। यहाँ पर भी ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो रुपी है ना, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत आश्वासन दिया गया है कि नहीं, रुपया अभी ठीक ठाक कंडीशन में। अब बताया जा रहा है ये जो इंडेक्स है ना 20 ईयर हाई हिट हुआ है लास्ट मंथ, जो कि इंडिकेट करता है इन्वेस्टर आर बेटिंग स्ट्रांगली ऑन डॉलर बैक्ड एसेट। इसका मतलब ये है कि जो इन्वेस्टर है ना इससे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। रुपए का जो
रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट होता है जिसको रीर बोल जाते हैं, जो कि प्रोवाइड करता है वेटेड एवरेज वैल्यू, भारत को कितना वजन दिया जाएगा भारत के रुपया को, इन रिलेशन टू ए बास्केट ऑफ करेंसीज। इस बास्केट में जितनी मुद्राएं रखी हुई हैं उनके साथ में हम रुपए की तुलना करते हैं। जैसे कि ये हमारा रुपए है और ये बास्केट है जिसमें 6 मेन मुद्राएं रखी हुई हैं, इनके साथ में रुपए की तुलना करते हैं कि 1 रुपये के इस करेंसी के बराबर कितना रुपए हमें खर्च करना पड़ेगा। इसके अलावा हमें एक सिग्नल और भी देखने को मिल रहा है, जो इंडियन करेंसी है ये अभी भी ओवर वैल्यूड है एंड हैज़ रूम टू डिप्रिसिएट फर्दर, और आगे भी इस प्रकार की गिरावट हमको देखने को मिलने वाली है। अब आरबीआई को क्या ध्यान देने की ज़रूरत है? आरबीआई को आज ये ज़रूरत है कि वो यूटिलाइज़ करे प्रत्येक डॉलर को इन इट्स वार चेस्ट टू इंश्योर दैट लाइकली स्लो डाउन इन एक्सपोर्ट। उसको ये ध्यान रखना है कि हमारा एक्सपोर्ट प्रभावित ना हो, हमें इंपोर्ट पर भी ध्यान देना है। डू नॉट एड मोर अनड्यू प्रेशर ऑन द रुपी, और रुपया के ऊपर किसी प्रकार का प्रेशर ना पड़े। अगला आर्टिकल हम देखने वाले हैं जो कि संबंध बताता है रूस का एशिया के साथ में, पार्टिकुलर ईरान और रसिया के रिलेशन की बात यहाँ पर करी गई है। ठीक है, सैंक्शन के चलते चलते किस प्रकार का कोएलिशन बन रहा है रसिया और ईरान के बीच में, इस पर यह आर्टिकल लिखा गया है। यदि आपसे मेंस में कहा जाए कि एशिया वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में रूस अपना प्रभाव को यहाँ पर एक्सपांड करना चाहता है, रशियन इन्फ्लुएंस यहाँ पर और भी ज़्यादा बढ़ाना चाहता है इस रीजन में। इसके लिए वो ईरान के ऊपर क्या करना चाह रहा है, ईरान के ऊपर अपना दांव लगा रहा है, दांव खेल रहा है, पत्ते खेल रहा है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो काफ़ी सरप्राइज़ वाली बात थी कि रसिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, इन्होंने चूज़ किया था ईरान को। ठीक है, एक और कंट्री है जो कि रिसीव कर रहा है एंड ऑफ वेस्टर्न सैंक्शन को। जिस प्रकार से रसिया सैंक्शन को फेस कर रहा है, ईरान भी वेस्टर्न सैंक्शन को फेस कर रहा है, तो रसिया ने ठीक उसी कंट्री को चूज़ किया। उनकी पहली विजिट थी कहाँ पर, आउटसाइड द रसिया सिंस रसियास 24 फरवरी इन्वाजन ऑफ द यूक्रेन। 24 फरवरी को पहली बार रसिया ने यूक्रेन पर आक्रमण किया, उसके बाद से उसकी जो पहली यात्रा है वो ईरान की ही रही है। रसिया और ईरान इससे आपस में जुड़ने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों ही अपोजिट में पड़ जाते हैं, वेस्ट के खिलाफ में दोनों ही सैंक्शन को फेस कर रहे हैं। इनके बीच में ऑलरेडी से स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप चल रही है इन प्लेस में। इसके साथ साथ में दोनों ही काम कर रहे हैं जैसे कि जो सीरिया वाला प्लेसेस है ऐसी जगह पर, लेकिन कोऑपरेशन के अलावा टेंशन्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें रसिया हमेशा बड़े भाई की भूमिका निभाने वाला है, लेकिन वार और जो सब्सिक्वेंट वेस्टर्न सेक्शन है रसिया के ऊपर, इसने कुछ न्यू डायमेंशन ऐड कर दी हैं इस पार्टनरशिप में। पुतिन ने लैंडेड किया था तेहरान। ठीक है, मतलब पुतिन सबसे पहले गए तेहरान, और इसके अलावा इन्होंने साइन किया था $40 बिलियन का एनर्जी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को, जिसके अंतर्गत रसिया की जो गैज़प्रॉम कंपनी है ये काम करेगी नेशनल इरानियन ऑयल कंपनी के साथ में और डेवलप करेंगे ये एनर्जी फील्ड को। इसके साथ साथ में एलएनजी के प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे, पाइपलाइन का निर्माण किया जाएगा। तो ये यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट निकल कर सामने आता है। पिछले ही वीक की बात है, यूएस ने क्या क्लेम किया था कि रसिया सीकिंग कर रहा है आर्म ड्रोन। रसिया चाह रहा है कि इसको आर्म ड्रोन प्रोवाइड करे ईरान, ताकि ये यूक्रेन में उनको डिप्लॉय कर सके। तो अमेरिका का मानना है कि रसिया के पास हथियारों की कमी हो गई है। अब रसिया क्या चाहता है? रसिया चाहता है कि हम एक कोएलिशन बनाएं, संगठन बनाएं, ठीक है,
किनका, ऐसे देशों का जिनके ऊपर सैंक्शन लगाए जा चुके हैं। इससे जो इकोनॉमिक, डिफेंस और जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है ईरान के साथ में, वो हमारी मजबूत होने वाली है। इसी के साथ साथ में कहाँ पर, तेहरान में पुतिन ने एक रिसेप्टिव ऑडियंस का भी आयोजन किया था। ठीक है, ग्रहणशील ऑडियंस का भी इन्होंने आयोजन किया था। तेहरान के बाद मिस्टर पुतिन मिले थे तुर्किश प्रेसिडेंट रिसेप अय्यप एर्दोगन से, ताकि डिस्कस कर सकें सीरिया में चल रहे सिविल वार को। इसके अलावा यूएन का जो एक प्रपोजल है कि वो अलाउ कर दे ग्रेन एक्सपोर्ट को, अनाज के एक्सपोर्ट को रसिया को अलाउ करना चाहिए। कहाँ से, फ्रॉम यूक्रेनियन पोर्ट वाया ब्लैक सी। यूक्रेन का जो बंदरगाह है ब्लैक सी के रास्ते होते हुए रसिया अलाउ करे कि यहाँ से ये माल की आवाजाही हो सके, अनाज की। तो यहाँ पर हमने ये देखे कि यहाँ हम ट्राइलैटरल रिलेशनशिप देख रहे हैं। एक तो है ईरान, दूसरा है रसिया और तीसरा है टर्की। एक ऐसे टाइम में हम देख रहे हैं जबकि वेस्ट वाली जो दुनिया है, अमेरिका है, यूरोपियन यूनियन है, वो रूस को अकेला करना चाहता है, उसको पनिशमेंट देना चाहते हैं। एक प्रकार से ये जो कंडीशन है यहाँ हम देख रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल मूव चल रहा है वेस्ट एशिया में, पश्चिम एशिया में। टर्की के बारे में बताया जाता है, टर्की नाटो का मेंबर है। ठीक है, रसिया ने जो आक्रमण किया था इसकी उसने आलोचना करी। इसने सप्लाई किया था यूक्रेन को ड्रोन, लेकिन इसने रिफ्यूज़ कर दिया था ज्वाइन द वेस्टर्न सैंक्शन अगेंस्ट मॉस्को। लेकिन वो ये नहीं चाहता है कि रसिया के ऊपर किसी प्रकार के सैंक्शन लगाएं। टर्की और रसिया, ठीक है, जो कि सपोर्ट करते हैं राइवल फैक्शंस, कहाँ पर, रसिया के सिविल वार का, लेकिन हैव इंटर इनटू द सौहार्द। लेकिन आज के टाइम में आप ये देखोगे कि दोनों देश आपस में सौहार्दपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, और सीरिया में दोनों के जो एक दूसरे के इंटरेस्ट उनको दिखाई दे रहे हैं, उनको वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ईरान की कंडीशन में क्या बात कर रहे हैं आप कि 2015 में अमेरिका अपनी न्यूक्लियर डील से पीछे आ गया था डोनाल्ड ट्रंप के शासन में, और फिर से उसने सैंक्शन लगाना चालू कर दिया था ईरान के ऊपर। तो इधर ईरान ने भी जवाब देते हुए क्या काम किया, ईरान ने जवाब देते हुए अपने परमाणु कार्यक्रमों को तेज कर दिया था। इससे क्या हो रहा है, इसी के चलते चलते स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजिक और जो इकोनॉमिक टाइज है चाइना और रसिया के साथ में ईरान अपनी बना पाया था। इसी के अलावा जो न्यूक्लियर बातचीत है यहाँ पर अभी रिज्यूम हो गई है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, लेकिन अभी आप देखोगे ना तो इसमें भी उतना स्पीड हम नहीं देख रहे हैं, उतनी स्पीड यहाँ पर नहीं दिख रही है कि अमेरिका वास्तव में चाहता है कि हम पुरानी जो डील हुई है उसमें वापस आएं। अब ईरान के जो अयतुल्लाह हैं नेचुरली प्रिफर करते हैं कि स्ट्रॉन्गर पार्टनरशिप होना चाहिए रसिया के साथ में। ठीक है, ये इससे एक चीज़ एक्सप्लेन हो जाती है कि जो कॉम्प्लेक्स ट्राइलेटरल डायनामिक हैं तेहरान समिट के, वो एक्सप्लेन हो जाती है। विजिट ने ये भी हाईलाइट किया था कि वेस्ट एशिया का कितना इम्पोर्टेंस है इन द टाइम ऑफ ग्रेट पावर राइवलरीज, जिसमें बड़ी बड़ी शक्तियों के बीच में विरोधाभास चल रहा है, एक दूसरे को आइसोलेट करने की कोशिश चल रही बड़ी बड़ी महाशक्ति के बीच में। तो मिस्टर पुतिन की विजिट यूएस प्रेसिडेंट के कुछ दिनों के बाद ही आई थी। जैसे यूएस प्रेसिडेंट ईरान की विजिट करे, इसके बाद सीधे सीधे जो बाइडेन चले गए थे अपने सऊदी और इजराइल के टूर पर। मिस्टर बाइडेन वार्निंग दे रहे हैं अमेरिका के ट्रेडिशनल एलाइज को, किसके अगेंस्ट में, रसिया और चाइना और ईरान के अगेंस्ट, ठीक, ताकि इनका जो ग्रेट इन्फ्लुएंस है इस रीजन में वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ ना सके। इसके बाद हम मेन खबरों को देख लेते हैं। तो पहली जो खबर है हमारी रेगुलर बेल से रिलेटेड है, रेगुलर जमानत जिसको हिंदी में बोलते हैं।
तो जमानत दो प्रकार की होती है, एक होती है अग्रिम जमानत और दूसरी होती है रेगुलर बेल। ठीक है, जैसे कि नाम से ही पता चल जा रहा है ये एडवांस बेल होती है, यानी कि गिरफ्तारी से पहले ही जमानत मिल जाना। जब किसी आरोपी को पहले से आभास हो जाए कि वो किसी मामले में गिरफ्तार हो सकता है तो वो गिरफ्तारी से बचने के लिए सीआरपीसी की धारा 438 के अंतर्गत अग्रिम जमानत की अर्जी कोर्ट में लगा सकता है। कोर्ट यदि उसको जमानत दे देता है तो अगले आदेश तक आरोपी व्यक्ति को इस मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इसके बाद होता है रेगुलर बेल। सीआरपीसी की सेक्शन 439 में रेगुलर बेल का प्रावधान किया गया है। जब किसी आरोपी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में मामला चल रहा है, पेंडिंग है, तो वो इस दौरान रेगुलर बेल के लिए अर्जी लगा सकता है और फिर ट्रायल कोर्ट या हाई कोर्ट केस की स्थिति को देखेगा, अपना फैसला देगा। इस धारा के अंतर्गत आरोपी को रेगुलर बेल या फिर अंतरिम जमानत दे दी जाती है। इसके लिए कोर्ट आरोपी से मुचलका भरवाएगा। आरोपी को जमानत के दौरान कोर्ट द्वारा तय किए गए निर्देश का पालन करना पड़ेगा। जमानत की कुछ शर्तें यहाँ पर बताई गई हैं, जैसे कि यदि आप को जमानत मिल गई है, जिसने भी आपके खिलाफ केस दर्ज किया है, आप उसको परेशान नहीं करेंगे, सबूत या गवाह को मिटाने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, विदेश यात्रा आप नहीं कर सकते। इसके साथ ही अपराधी को अपने शहर और एरिया के आसपास ही रहना पड़ेगा। इसके साथ कई बार कोर्ट द्वारा अपराधी को हर रोज़ पुलिस स्टेशन जाकर हाजिरी लगाने के लिए भी कहा जाता है। ऐसा नहीं करने पर जमानत रद्द हो सकती है। न्यूज़ को हम देख लेते हैं। न्यूज़ में बताया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को रेगुलर बेल दे दी है। ठीक है, इसके अलावा हाई कोर्ट ने उसके ऊपर कई सारी जो कंडीशन रखी थी उससे भी उसको राहत दे दी है। उनका कहना था सुप्रीम कोर्ट का कि ये जो निचली अदालत है या फिर हाई कोर्ट है ना, उसके ऊपर ज़बरदस्ती कई सारी कंडीशन रख रही हैं, ये सही नहीं है, इसलिए हम इसको रेगुलर बेल दे रहे हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना था। मतलब कि उन्होंने जो एक्सट्रीम कंडीशन रखे हैं वो कम्प्लीटली अनरिलेटेड है बेल देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। उनका कहना था कि आज के टाइम में ज़मानत देने के लिए इस प्रकार के नए ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं हाई कोर्ट में। ठीक है, हाई कोर्ट ने पहले आजम खान को क्या क्या कहा था? पॉलिटिकल हैवीवेट कह दिया, पॉलिटिकल बॉस बोला, वर्चुअल पॉलिटिकल जाइंट बोला था जब उसको ग्रांट दे रहा था, इंटरिम बेल दिया जा रहा था। कब? जबकि कंसिडरिंग ये बेल उनको ध्यान में रखते हुए दी गई थी, उनकी उम्र को, मेडिकल कंडीशन को, इसको देखते हुए उनको 10 मई को अंतरिम जमानत दे दी गई थी। इस सुनवाई में एक चीज़ और सामने निकल करके आई है। प्रशासन चाह रहा था कि उनकी जो 13 एकड़ की ज़मीन है वो प्रशासन के हवाले कर दी जाए, इसको भी उन्होंने अभी हाल के लिए मना कर दिया है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी वाली जो एरिया है इसमें जो फेंसिंग लगाई गई थी जिससे शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहा है, उसको भी हटाने के लिए ऐसा बोल दिया गया है। अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं श्रीलंका से, ये रिलेटेड है। दिनेश गुणवर्देना ने स्वर्ण कर लिया है एज ए श्रीलंका के पीएम। ठीक है, श्रीलंका के पीएम बन गए हैं दिनेश। सीनियर पॉलिटिशियन रहे हैं। इसके अलावा ठीक है, राजपक्षा के ये लॉयलिस्ट माने जाते हैं दिनेश। फ्राइडे के दिन बन गए हैं तीसरे नंबर के प्राइम मिनिस्टर, ताकि ये लीड कर सकें श्रीलंका को। इन द लास्ट 3 मंथ, पिछले 3 साल में 3 बार सत्ता चेंज हुई है और ये चीज़ हम देख रहे हैं पॉलिटिकल टर्बुलेंस के बीच में, इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते चलते। अब ये जो दिनेश हैं और इनके जो 18 मेंबर की कैबिनेट है, इन्होंने शपथ ग्रहण कर ली है फ्राइडे के दिन मॉर्निंग में, इन द प्रेजेंस ऑफ प्रेसिडेंट रनिल विक्रमसिंघे, जो कि इलेक्टेड हुए थे कंट्री के टॉप ऑफिस, किसके माध्यम से? पार्लियामेंट्री वोट सिस्टम के माध्यम से, इसी हफ्ते या फिर इस हफ्ते के लगे हुए वाले में। ज़्यादातर जो मिनिस्टर हैं वो पार्ट रहे हैं किसका? लास्ट कैबिनेट का, मतलब पिछली कैबिनेट के मिनिस्टर इस बार भी मिनिस्टर बने रहेंगे।
और ये मिनिस्टर थे प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षे के। मिस्टर विक्रम सिंघे विल होल्ड द डिफेंस एंड फाइनेंस पोर्टफोलियोज। मिस्टर विक्रम सिंघे के पास 2 डिपार्टमेंट रहेंगे, एक डिफेंस वाला और दूसरा फाइनेंस पोर्टफोलियो। अगली न्यूज़ हमारी है सीबीआई से रिलेटेड, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से संबंधित। तो सीबीआई आखिर है क्या? सीबीआई एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन पुलिस एजेंसी मानी जाती है इंडिया में। प्रीमियर मतलब कि मेन या फिर प्रधान। ये काम करती है किसके अंडर में? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवांस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत। ठीक है, जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के कैटेगरी में आता है। फिर भी ऐसा बताया जा रहा है जो इन्वेस्टिगेशंस है ऑफेंस के लिए, ये किसके अंडर में चलते हैं? प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत काम किए जाते हैं। इसका जो सुपरिटेंडेंस होता है वो होता है किसके साथ में? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के साथ में। सुपरिटेंडेंस मतलब देखरेख, सेंट्रल विजिलेंस की देखरेख में काम किया जाता है। ये एक प्रकार से नोडल एजेंसी मानी जाती है भारत की, जो कि कोऑर्डिनेट करेगी इन्वेस्टिगेशन के काम में इंटरपोल मेंबर कंट्रीज़ के बिहाफ में। इसका जो कन्विक्शन रेट है वो कितना है? 65 से लेकर के 70%। मतलब कि यदि इसने किसी के ऊपर केस दर्ज किया है तो 100 में से 65 से 70% लोग के खिलाफ अपराध सिद्ध हो पाते हैं। एंड इट इज़ कंपेरेबल द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इन द वर्ल्ड, और इसकी तुलना विश्व की बेस्ट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साथ में की जाती है। इसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड बताया जा रहा है। वर्ल्ड वार सेकेंड के दौरान एक स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1941 में। ठीक है, किसके अंतर्गत? डिपार्टमेंट ऑफ वार ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, ताकि इंक्वायरी की जा सके। एलिगेशन लगाए जा रहे थे ब्राइबरी के, करप्शन के, सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान। इसकी जांच करने से ही संबंधित इसकी उत्पत्ति मानी जाती। इसके बाद में इसको फॉर्मलाइज किया जाता है एज ए एजेंसी के रूप में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ताकि ये इन्वेस्टिगेट कर सके जो आरोप लगाए जाते हैं करेक्शन के अलग अलग गवर्नमेंट के विंग्स में। ठीक है, इसके लिए इनेक्ट किया गया था दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। सीबीआई अपनी पावर को कहाँ से लेती है? सीबीआई पावर टू इन्वेस्टिगेट फ्रॉम दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946, यहाँ से उसको पावर मिलती है। फिर 1963 में सीबीआई को इस्टेब्लिश किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, ताकि इन्वेस्टिगेशन किया जा सके सीरियस क्राइम को, जो कि रिलेट करते हैं डिफेंस ऑफ इंडिया, करप्शन इन हाई प्लेसेस, सीरियस फ्रॉड, चीटिंग। इसके अलावा इम्बेजलमेंट का मतलब होता है गबन करना। जैसे कि यदि कोई सरकारी अफसर किसी प्रकार संपत्ति की हेरा फेरी कर देता, अपने यूज़ में ले लेता उस संपत्ति का, तो उसको गबन कहा जाता है। समाज में होने वाले अपराध जैसे कि होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, ठीक है, जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग से संबंधित अपराध भी ये देखता है। इसके साथ साथ में प्रॉफिटिंग इन इसेंशियल कमोडिटीज़, जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं उनकी यदि सट्टेबाजी की जाती है तो उससे संबंधित अपराध भी सीबीआई देखती है। इसके साथ साथ में ऑल इंडिया और जो इंटर स्टेट रेमिफिकेशन होता है उनको भी देखने का काम ये करती है। अब सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन का काम चालू कर दिया था कन्वेंशनल क्राइम जैसे कि असैसिनेशन, किडनैपिंग, हाईजैकिंग, क्राइम कमिटेड बाय द एक्सट्रीमिस्ट इत्यादि। न्यूज़ के बारे में बताया जाता फ्रंट पेज पर ही कि जो दिल्ली के एलजी हैं, उपराज्यपाल हैं, इन्होंने रिकमेंड किया है कि जो अभी हाल ही में एक्साइज पॉलिसी में जो गड़बड़ी आ रही है इसकी सीबीआई के द्वारा जांच कराई जाए। ठीक है, इसमें आरोप लगाया जाता है दिल्ली की सरकार, जो दिल्ली के मनोज सिसोदिया हैं, इनके ऊपर कि इन्होंने शराब
से संबंधित जो व्यापारी थे उनको गलत तरीके से लाभ पहुंचाया है। इस प्रकार के आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं। अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं द हिंदू की अंटार्कटिका बिल 2022 से संबंधित। इसको लोकसभा में पास कर दिया गया। ठीक है, ये जो विधेयक है अंटार्कटिका ट्रीटी, अंटार्कटिका समुद्री जीव संसाधन संबंधी कन्वेंशन और अंटार्कटिका संधि के लिए पर्यावरणीय संरक्षण पर प्रोटोकॉल को इफेक्टिव बनाने का प्रयास करता है। ठीक है, बिल अंटार्कटिका के वातावरण के संरक्षण करेगा, इसके साथ साथ इस क्षेत्र में जो गतिविधियां हैं उनको रेगुलेट करने का काम करेगा। बिल में अंटार्कटिका में कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है, जैसे कि यहाँ पर आप परमाणु विस्फोट नहीं कर सकते, रेडियो एक्टिव कचरे का आप निस्तारण कैसे करोगे, उपजाऊ मिट्टी को ले जाना, समुद्र में कचरा फैलाना, प्लास्टिक या समुद्री वातावरण बनाने के लिए नुकसानदेह पदार्थों को निस्तारित करना शामिल है। ये बिल उन व्यक्ति जहाज पर लागू होगा जो बिल के तहत जारी परमिट के अंतर्गत अंटार्कटिका के लिए भारत की तरफ से जा रहे हैं। इसके लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने मसौदा तैयार किया था। संसद में अप्रैल के महीने में जब पहली बार यह विधेयक पेश किया गया था तो इस समय उसको लेकर के कई सारी आपत्ति उठी थी। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने विधेयक में कमी का जिक्र करा था। चौधरी कह रहे थे ये विधेयक भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिकों दोनों पर लागू हो रहा है। भारतीय कानून किसी विदेशी नागरिक पर कैसे करके लागू होगा? इसे संसद से पारित विधेयक का दायरा देश से बाहर कैसे हो सकता है? इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय ने क्या कहा था, मैं जानना चाहता हूं कि अंटार्कटिका पर हमारी सरकार का अधिकार कैसे? क्या अंटार्कटिका में नौकरशाही पहुंचा देंगे? जो क्षेत्र हमारी भौगोलिक परिधि में नहीं है वहां अपना कानून कैसे आप लागू कर सकते हो? इस प्रकार से क्वेश्चन उठाए गए थे। 41 साल पहले अंटार्कटिका कार्यक्रम चालू हुआ था। भारत अंटार्कटिका कार्यक्रम चालू किया था 1981 में। अब तक 40 वैज्ञानिक यहाँ पर जा चुके हैं। पहला अभियान था डॉक्टर एस.जेड कासिम का। इसमें 21 वैज्ञानिक और सहायक कर्मचारी लोग गए थे। अंटार्कटिका में भारत ने 3 स्थायी शिविर बनाए हैं। दक्षिण गंगोत्री 1983, मैत्री 1988, भारती है 2012 में। ठीक है, मैत्री और भारती अभी भी पूरी तरह से काम कर रहे हैं। भारत ने मैत्री की जगह पर एक और अन्य रिसर्च सेंटर स्थापित करने की योजना बनाई है। न्यूज़ की तरफ हम देख लेते हैं। न्यूज़ में बताया जा रहा है कि अंटार्कटिका बिल लोकसभा में पास हो चुका है। लोकसभा ने फ्राइडे के दिन पास कर दिया है इंडियन अंटार्कटिका बिल 2022 को। कोलाहल हो रहा था बहुत ज़्यादा अपोजिशन की तरफ से टू हैव मोर डिस्कशन। ठीक है, विपक्ष चाह रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस पर डिस्कशन होना चाहिए। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है किसी प्रकार के अमेंडमेंट नहीं किए गए हैं टू द टेक्स्ट ऑफ द बिल दैट वाज पास्ड आफ्टर ए वॉइस वोट। वॉइस वोट से खाली इसको पास कर दिया गया। अर्थ साइंस मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह, उनका कहना है इस प्रकार का जो लॉ है वो ज़रूरी है। ठीक है, इंडिया की ऑब्लिगेशन है, एज ए सिग्नेटरी रहा है इंडिया अंटार्कटिका ट्रीटी 1963 का। अंटार्कटिका बिल को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था लोकसभा में अप्रैल के महीना में इसी साल। और ठीक है, इसकी जो ओवर रीचिंग वाली क्लेम है ना, ओवर रीचिंग क्लेम मतलब इसका जो व्यापक क्लेम किया जा रहा है वो था कि कैसे करके आप रेगुलेट करोगे विजिट को, इसके साथ साथ में एक्टिविस्ट को टू अंटार्कटिका एज वेल एज सेट ग्राउंड रूल्स फॉर पोटेंशियल डिस्प्यूट दैट मे अराइज अमंग दोज प्रेजेंट ऑन द कॉन्टिनेंट। बिल ये भी बताता है कि कुछ कुछ पेनल प्रोविज़न किए गए हैं सर्टेन सीरियस वायलेशन को लेकर के। इसके अंतर्गत प्रोविज़न किए गए हैं कि जो प्राइवेट टूर है और एक्सपीडिशन है, एक्सपीडिशन का मतलब होता है अभियान, यदि अंटार्कटिका में जाता है तो इसको मना कर दिया गया है बिना परमिट के या फिर रिटन ऑथराइजेशन के बाय ए मेंबर कंट्री। तो बिना परमिट के आप यहाँ प्राइवेट टूर में नहीं जा सकते। अब मेंबर कंट्री का क्या मतलब है? ऐसे देश जिन्होंने एक संधि के अंतर्गत साइन कर लिए हैं। इसमें 54 लोग शामिल हैं।
ये जो बिल है उसमें कुछ स्ट्रक्चर का प्रावधान किया गया है गवर्नमेंट ऑफिशियल के लिए, ताकि वो इंस्पेक्ट कर सकें एक वेसल को, इसके साथ साथ में कंडक्ट कर सकें चेक्स ऑफ रिसर्च फैसिलिटीज़ को। ये दिशा निर्देश जारी करता है कि एक क्रिएट किया जाएगा फंड को, जिसका नाम रखा गया है अंटार्कटिक फंड, ठीक है, जिसका यूज़ किया जाएगा प्रोटेक्टिंग के लिए अंटार्कटिक एनवायरनमेंट को। ये बिल एक्सटेंड कर दिया गया है द जुरिडिक्शन ऑफ इंडियन कोर्ट से अंटार्कटिका में एंड ले आउट पेनल प्रोविजन फॉर क्राइम ऑन द कॉन्टिनेंट बाय इंडियन सिटीजन, फॉरेन सिटीजन हु आर ए पार्ट ऑफ इंडियन एक्सपीडिशन, ठीक है, जैसे कि भारत के लोग जा रहे हैं, विदेशी कोई जा रहे हैं भारतीय अभियान के तहत, वो किसी प्रकार का यदि क्राइम करते हैं तो उसके लिए भी इसमें कुछ पेनल प्रोविज़न किए गए हैं।